सभी को नमस्कार। आज मैं आप सभी को एक हर्बल ड्रग जिसे हींग कहते हैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो आइए चलिए देखते हैं हींग किसे कहते हैं। ये है हींग, जिसे हम बहुत बार जब सब्जी बनाई जाती है तब यूज़ करते हैं। तो क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इसका प्रमुख कर्म होता है दीपन करना, ठीक है। यानी जो जठराग्नि है उसको प्रदीप्त करना। यानी जो हमारे आयुर्वेदा में ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी जठराग्नि ठीक है तो यानी आपका मेटाबॉलिज्म ठीक है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म ठीक है तो आपकी जो सभी धातुएं हैं उनकी पुष्टि हो रही है। अगर आपकी धातु की पुष्टि हो रही है तो आप में ग्रोथ हो रही है, मेंटल डेवलपमेंट हो रही है। यानी आपकी जो ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट है वो हो रही है। तो मैं बताना चाहूँगी कि जो हींग है वो बिलोंग करती है फैमिली अम्बेलिफेरी एंड उसका नाम जो है हींग का होता है बोटेनिकल नेम फेरुला नेर्थ्रेक्स, और इसकी जो इंग्लिश नेम है वो है एसेफ्टिडा। तो जो इसका स्वरूप है, तो चलिए आइए थोड़ा स्वरूप पे ध्यान देते हैं। स्वरूप जो है कुछ ऐसा है। ये जो आइए एक और दिखाते हैं हम आपको। ये है, ये इसका शुप है थोड़ा सा, जो बहुवर्षायु होता है, ठीक है। और 4 से 8 फीट ऊंचा होता है और ये गंधयुक्त होता है। इसके जो पत्र हैं, ये देखिए, ये पत्र पक्षवत है यानी विंग्ड है, यानी है। तो इसके जो पत्र हैं वो ऊपर ऊपर छोटे छोटे होते जाते हैं और नीचे नीचे लटवाकार होते जाते हैं। तो आपको दिख रहा होगा इसमें, ये ऊपर ऊपर छोटे हैं और नीचे नीचे लटवाकार हैं। तो जो इसके जो पुष्प हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, कि ये जो पुष्प हैं इसके वो छोटे हैं और पीत वर्ण के हैं। और आपको ये भी दिखाई दे रहे होंगे कि इसके जो पुष्प हैं वो छत्राकार है, यानी छत्रे के अनुसार हैं, क्योंकि इसकी जो फैमिली है वो उसका नाम ही है अम्बेलिफेरी। तो जो इसकी कांड की बात करते हैं, यानी इसका जो स्टेम है वो बिल्कुल सीधा है। इसके स्टेम में कुछ भी नहीं है, कोई दाने नहीं है, कोई कांटे नहीं है। इसका कांड जो है, स्टेम जिसे हम कहते हैं, वो बिल्कुल सरल है, सीधा है। और जो मूल है, यानी जो इसकी रूट्स हैं, वो बिल्कुल इसकी ब्रांच्ड है बहुत ज़्यादा। इसका जो मूल पोर्शन है, यानी जिसे कहते हैं रूट, वो इसकी शाखा युक्त है और स्थूल होती हैं। फिर हम बात करते हैं इसकी जाति के बारे में। तो हींग की 2 प्रकार की जातियां हैं, एक हीरा हींग और एक कृष्ण हींग। तो जो कृष्ण हींग होती है वो निकृष्ट जाति है, वो इतनी अच्छी नहीं है, अधम उसे माना जाता है। और जो हीरा हींग होती है वो सुगंधित है, वो हीरे के जैसी ही स्फटिकाकार होती है और शुभ्र वर्ण की होती है और वो उत्तम मानी जाती है। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास जो आजकल हम या जो व्यापारी सर्कुलेशन में कर लेके आते हैं हींग को, वो लगभग 3 प्रकार के रूप ही हमने देखे हैं हींग के। कैसे? एक जो कण होगी, एक पिंड होगी, एक लेप होगी। तो कण की बात करें तो वो बहुत ही शुद्ध हींग होती है, जो पीताभ और भूरे वर्ण के इसके कण होते हैं, यानी दानेदार हींग। फिर जो पिंड हींग होती है, जो बहुत सारे कणों को मिला के बनाई जाती है, वो होती है जो सामान्यतः हम यूज़ करते हैं या हमें प्राप्त होती है या हमें इजीली अवेलेबल होती है। फिर लेप की बारी जब आई तो इसमें बहुत सारी जो बाह्य पदार्थ है, यानी एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज़ व्यापारी लोग जो होंगे वो कर सकते हैं। तो ये निकृष्ट है, ये इतनी उत्तम नहीं होती है। तो जो प्रशस्त हींग है, जैसे कि हम घर पे ले आए, तो हींग एक ऐसी चीज़ है जो हमारे घर पे हमेशा होती है। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये हींग शुद्ध है भी या नहीं, या फिर मिलावटी है। तो हींग को हम क्या करेंगे, हींग को जैसे पीस के देखा, उसको पीसने के बाद जो उसका पाउडर है उसको जल में हमने जैसे जैसे डालेंगे तो वो बिल्कुल श्वेत दुग्ध जैसी, यानी दूध जैसी जो है वो घुलनशील हो जाएगी, धीरे धीरे वो घुल जाएगी। और उसकी जो तल भाग है, यानी जिस पात्र में हमने जल घोला है, वो पात्र जो है बिल्कुल उसका जो तल है उसमें कोई भी मड वगैरह या एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज़ वो मतलब कुछ भी नहीं बैठेगा, वो बिल्कुल क्लियर होगा, जो मिल्किश जो है हमारे पास सॉल्यूशन बन जाएगा। इसका मतलब वो हमारी जो हींग है वो बिल्कुल साफ़ है। फिर हम बात करते हैं कि जो रासायनिक संगठन है, यानी जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हींग के अंदर होती है, वो क्या क्या होती है। हींग में जो राल होती है वो
होनी कितनी चाहिए 40 to 64%। जो गोंद है, जो गम है, वो 25%। ओलियोरेजिन गम जिसे कहते हैं 25% मस्ट बी देयर। और वोलेटाइल लिक्विड ऑयल्स जो होंगी वो 17% ज़रूरी होनी चाहिए। अंदर राख जिसे कहते हैं, एशेज जिसे कहते हैं, वो यानी एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज़ जिसे कहते हैं, वो 10% होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि इसमें जो केमिकल कंपाउंड होता है वो कौन सा होता है, यानी कौन से एसिड्स होते हैं। तो इसमें फेरुलिक एसिड्स होते हैं, वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं, जैसे हमने पढ़ लिया। फिर जब इनकी हम प्योरीफिकेशन करते हैं तो प्योरीफिकेशन हम उदर्वपातन यानी स्टीम डिस्टिलेशन से कर सकते हैं। तो जब स्टीम डिस्टिलेशन करेंगे तो जो गोंद में यानी जो ओलियोरेजिन गम होता है उसमें जो वो प्रेजेंट होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होती हैं। जैसे वो टूटेंगे तो उसमें जो वोलेटाइल स्टीम डिस्टिलेशन से जो हमें वोलेटाइल ऑयल मिलेगा, उस ऑयल में फिर एक पंजेंट जो है स्मेल होती है, यानी तीक्ष्ण गंध होती है। तो अब हम इसके रसगुण वीर्य विभाग देखेंगे। तो रसगुण वीर्य विभाग की बात आएगी, इसका जो रस होता है वो कटु होता है, जो विपाक होता है वो भी कटु होता है। इसका जो गुण होता है वो लघु उष्ण तीक्ष्ण होता है। इसका जो वीर्य होता है वो भी उष्ण होता है। तो कर्म इसके देखेंगे, यानी ये क्या क्या काम करता है। उष्ण होने के कारण, जैसे कि ये उष्ण है तो उष्ण होने के कारण ये वात शामक है। उष्ण होने के कारण ये वात शामक है, कफ शामक भी है, पित्तवर्धक ज़रूर है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो पित्त प्रकृति के व्यक्ति हैं, हालांकि लोगों को पता नहीं होता कि कौन पित्त प्रकृति का व्यक्ति है, तो हमें हर किसी को अपनी प्रकृति का पता होना चाहिए। तो पित्त प्रकृति का व्यक्ति जो है उसको हम हींग नहीं देंगे। तो डॉक्टर को ये ज़रूरी ध्यान में रखना है, अगर उसको जीवन पाचन ऊर्जा देनी है तो हींग ना दे, क्योंकि ये उष्ण भी है और इसका जो रस है वो भी कटु और विपाक भी कटु है, कहीं भी मधुर गुण मधुर रस नहीं है। फिर हम बात करते हैं पाचन कर्म की, यानी पाचन कर्म में ये कटु और उष्ण है तो ये दीपन पाचन कर्म करेगा। फिर तीक्ष्ण होने की वजह से, जैसे कृमि यानी जितने भी जो वॉर्म लाइक डिसऑर्डर्स होते हैं, वॉर्म से जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनको ट्रीट करने में, जंतु जैसे बैक्टीरियल वायरल जो डिसऑर्डर्स हैं उनको ट्रीट करने में, छेदनीय भी है ये, कफवाधर भी है ये, मूत्र जनन भी है ये। मूत्र व्यसन संस्थान में हम देखें तो ये मूत्र जनन है, क्योंकि तीक्ष्ण गुण युक्त है तो ये अच्छा छेदन करेगा। आर्तव जनन भी है, जब फीमेल्स को जब मेंसेस आते हैं ड्यूरिंग द पीरियड्स तो उनको हींग जो है उसका प्रयोग करना चाहिए। और जो पेन है, जो वेदना है, वेदना स्थापन भी काम करता है ये। आक्षेपक में कन्वर्जन्स अगर हो रहे हैं बॉडी में तो उसमें भी ये बहुत यूज़फुल है। कंडूघन भी है, ईचिंग अगर हो रही है तब भी ये लाभदायी है, बट इन अ सफिशिएंट डोज। हमें याद रखना है, हमें ध्यान रखना है कि डोज कितनी है। हींग के सेवन से विषम ज्वर और सन्निपातक ज्वर यानी जो ज्वर हैं हो रहे हैं बॉडी में तो उसको भी ट्रीट किया जा सकता है। हींग एक ऐसी औषधि है हमारे पास घर में अवेलेबल, जिससे हम जो ज्वर है उसको शांत कर सकते हैं, शमन कर सकते हैं, शमन चिकित्सा हो जाएगी उसकी। फिर प्रयोजांग जो होगा इसका, हमने जैसे बताया इसका जो निर्यास है वो हम यूज़ करते हैं। तो आइए चलिए इसके बारे में कुछ बताया जाए। जो निर्यास है वो बसंत ऋतु में इसके जो मूल हैं उसको डीप इंसिजन करके यानी छिन्न करके तब इकट्ठा करा जाता है। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहती थी, उदर रोग अगर किसी को है तो हींग को भून के प्रयोग करें। और अगर किसी को लंग डिसऑर्डर्स हैं यानी फुफ्फुस रोग अगर है तो उसको कच्ची हींग देनी चाहिए, कच्ची हींग का प्रयोग करना चाहिए। इसके अब बात आती है कि हींग हमें कौन कौन सी फॉर्मुलेशंस में मिल रही है, कौन कौन से फॉर्मुलेशंस इसके बन रहे हैं आयुर्वेदिक इंडस्ट्रीज़ में। तो विशिष्ट योग जो इसके हैं वो हींग आदि वटी भी होती है, हिंगवष्टक चूर्ण भी होता है, हिंग कर्पूर वटिक भी होती है, और रज प्रवर्तनी वटी। रज प्रवर्तनी वटी जो बहुत यूज़फुल है फॉर द फीमेल्स जिनको पेनफुल डिसमेनोरिया है, ठीक है, या एमेनोरिया है, उनकी कंडीशंस में दिया जाता है। तो आप सभी का धन्यवाद, आप सभी ने मेरे को सुना, धन्यवाद।